परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरे, कहने तात्पर्य है जब प्रकाश की किरण किस पे गिरे, ऐसे पृष्ठ पे गिरे जिसका एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, पालिश लगी हो, और दूसरा पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चिकना हो। जैसे क्या देखा आपने, दर्पण जो घर में लगा होता है। क्या देखा? दर्पण जो घर में लगा होता है। दर्पण देखा नहीं देखा है? दर्पण के पीछे देखो क्या क्या होता है, पालिश होती, पेंट होती नहीं होती है, रेड ऑक्साइड चढ़ी होती, पीछे देखो पेंट होती नहीं होती है। और जिसमें हम चेहरा अपना देखते हैं वो कैसा होता है, तल पूरा चिकना होता है। उस पर जब प्रकाश की किरण गिरती है तो वह उसी माध्यम में वापस, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, जैसे ये है, इधर पालिश है और इधर क्या है, चिकना पृष्ठ है। तो इस पे जब प्रकाश की किरण गिरती है, आपतित होती है, तो यह इसी माध्यम में वापस इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरती है तो वह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रकाश की किरण तल से टकराती है, ये तल से टकराती है, इस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस किरण को क्या नाम दिया गया? आपतित किरण। हाँ, प्रकाश की वह किरण जो तल से आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, जो तल से टकरा कर हो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, जो तल से वापस टकरा करके जाती क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आपतित किरण, परावर्तित किरण पता चल गया। इसके बाद हम बात करते हैं अभिलंब। किसकी बात करते हैं? अभिलंब की। अभिलंब किसे कहते हैं? तो भैया, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभिलंब समझ में आया? अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अच्छा, आपतित किरण पता चल गया। आपतित किरण किसे कहते हैं? जो तल से, प्रकाश की वह किरण जो तल से आके टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। जो तल से टकरा करके वापस जाती है क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, या पहले हम बात कर लेते हैं कोण की, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? देखो भैया, इन किरणों के बीच, हाँ बताओ बेटा। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। हाँ, यानी आपतित किरण और अभिलंब, इन दो किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। इसको प्रदर्शित करते हैं आई से, इसको लिखते हैं आर से। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के
नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। अगर हम प्रथम नियम की बात करें, प्रथम नियम में क्या कहता है? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल या एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यानी लिख देंगे आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल, एक ही तल यानी बिंदु में स्थित होते हैं। ये सही है ना? स्थिति होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहला नियम समझ में आया? कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपतित किरण यहीं पर है तो परावर्तित किरण भी यहीं से निकलती है और अभिलंब भी, तीनों कहाँ हैं? अलग अलग तो दिख नहीं रहे कि ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको आपतित किरण यहाँ हो और परावर्तित किरण, ऐसा तो नहीं दिख रहा ना? तो तीनों क्या हैं? एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तीनों कहाँ स्थित हैं? एक ही बिंदु पर स्थित हैं। तो पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है बेटा? दूसरा नियम ये है, द्वितीय नियम की अगर हम बात करें, हाँ, आपतन कोण द्वितीय नियम। आपतन कोण यानी कोण आई बराबर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते? सदैव आपस में जितने अंश का आपतन कोण होगा उतने ही अंश का क्या होगा? अगर आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा? सदैव आपस में क्या होते बेटा? बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई समस्या यहाँ तक समझ में आया? इतना आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम का ये दूसरा नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तरफ पे। दूसरी नियम क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद हम बात करते हैं अभिलंब की। किसकी बात करते हैं? सॉरी, प्रतिबिंब की। किसकी? सब देखो, जब हम किसी दर्पण के सम्मुख, दर्पण समझते हो ना? जो घर में आप क्या अपना चेहरा जिसमें देखते हो उसे क्या कहते हैं? दर्पण। तो हम जब किसी दर्पण के सम्मुख क्या रख देते हैं? कोई वस्तु रख देते हैं, तो उस वस्तु की आकृति क्या बन जाती है? दर्पण में बन जाती है। यानी जिस वस्तु को हम रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति कहाँ बन जाती है? दर्पण में बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जब आप लोग सुबह मॉर्निंग स्कूल आने के लिए तैयार होते हो तो अपना क्या करते हो? शीशे के सामने खड़े होते हो, नहीं खड़े होते हो? तो उसमें आपकी क्या बनती है? आकृति। उसी आकृति को क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अच्छा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 पर वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 पर आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं। नंबर 1 पर वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 पर आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ रियल में घटित हो रही हो। क्या हो रहे हो? सच में वो चीज़ घटित हो रही हो, वास्तव में ऐसा हो रहा हो तो, और उसकी क्या ली जाए? फोटो, वीडियो बना लिया जाए, फोटो लिया जाए, है ना? तो क्या होता है? जैसे मान लो
हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा होता है, ये बोर्ड ना होकर के क्या होता, शीशा दर्पण होता, दर्पण होता। तो इसमें आप लोगों की हमारी आकृति बनती नहीं बनती, और चाहते तो आप क्या है, इस आकृति जो बनती इसमें आप फोटो भी ले सकते हो उसकी। तो वास्तविक प्रतिबिंब की फ़ोटो ली जा सकती है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जो रियल में घटना हो रही होती, इसका क्या वीडियो भी बना सकते हो जो हम पढ़ा रहे हैं, है ना। या मिरर लगा होता तो हम लोगों की यहाँ मिरर लगा होता तो हम लोगों को क्या बनती, एक प्रतिबिंब बनता कि नहीं बनता इसमें। और इस मिरर में प्रतिबिंब बनता, जो बनती इमेज बनती, उसकी क्या ले सकते थे आप, फ़ोटो ले सकते हो। यानी अगर वास्तविक प्रतिबिंब की अगर डिफिनीशन लिखना हो, लिखेंगे एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब का क्या लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब बेटा, जैसे आप सोचो कि कल मम्मी ने झाड़ू से मारा था आपको, सोचो ऐसे मारा था, तो क्या होती, यहाँ पर या हम साइकिल से जा रहे थे और इतनी तेज़ गिरे थे, बहुत तेज़, हमारा हाथ ऐसे था, पैर ऐसे पड़ा था और कंधे में लग गया था, दर्द हो रहा था। ज़रा जब सोचो तो क्या यहाँ पर उसकी स्मृति इमेज बनती कि नहीं बनती है। यहाँ पर वैसे सेम फोटो बन जाती नहीं बन जाती है, हम ऐसे गिरे थे, तो वैसे ही आकृति बनती कि नहीं बनती यहाँ पर माइंड में। तो बताओ क्या उसकी फ़ोटो ले सकते हो आप। तो आभासी प्रतिबिंब की आप फोटो नहीं ले सकते, क्योंकि वो कहाँ बन रही है, आपकी आकृति कहाँ बन रही है, मस्तिष्क में। सोचो कि ऐसे हम गिरे थे, है ना, ऐसे पड़े थे कल, है ना, तो वो तुरंत यहाँ आकृति बनती है। तो आभासी प्रतिबिंब की फ़ोटो नहीं ली जा सकती है। अगर डिफिनीशन लिखने की बात है तो लिखेंगे एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर क्या हो, मिलती हुई प्रतीत हों, तो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु आपको कब दिखाई देती है, जब जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके जब हमारी आंखों में जाता है तभी तो वो वस्तु दिखाई देती है, अन्यथा दिखाई नहीं देती है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम बात करें किसकी, दर्पण की। तो बताओ भाई दर्पण किसे कहते हैं, किसको पता है, किसी को पता है दर्पण किसे कहते हैं, बताओ दर्पण किसे कहते हैं, कोई भी बताए। यह कांच की बात होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है। कांच का, कांच के भाग होता है। हाँ, मतलब कह सकते हैं कांच का वह भाग जिस, बैठ जाओ बेटा, कांच का वह भाग जिसकी एक सतह कैसी हो, पॉलिशदार हो, पॉलिश हो, और दूसरी सतह कैसी हो, चिकनी हो, तो उसे क्या कहेंगे, दर्पण। उसका क्या नाम देंगे बेटा, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, कांच का वह भाग जिसके एक सतह पर क्या होती है, पॉलिश होती है, दर्पण कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। कोई दिक्कत दर्पण में बेटा। दर्पण, दर्पण के प्रकार बेटा, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक पर बेटा समतल दर्पण, नंबर एक पर बच्चा समतल दर्पण, नंबर दो पर गोली दर्पण। क्या होता है बेटा, गोली दर्पण बेटा, गोली दर्पण। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। अगर हम बात करें समतल दर्पण की, समतल दर्पण की सिर्फ बात करें अगर हम, देखो ऐसा दर्पण जिसका तल कैसा हो, समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका तल कैसा हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे इधर एक तरफ क्या है, पॉलिश है, ये तल ऊपर वाला तल कैसा है, पूरा समतल है कि नहीं है। कहीं पर आपको लग रहा है कि नीचा है, कहीं पर ऊंचा है, ऐसी तो आकृति नहीं लग रही है, ऐसी आकृति तो नहीं लग रही कि कहीं पर खाली है। इसको समतल दर्पण नहीं बोलेंगे बेटा, इसको समतल दर्पण किसी कीमत पे नहीं बोलेंगे, इसको समतल दर्पण नहीं बोल सकते, इसको समतल दर्पण कहते हैं। ये आपको देखो हर जगह लग रहा है ना, समान है, कहीं पर ना खाली ना कहीं ऊंचा है, बिल्कुल प्लेन है एकदम हर जगह, तो ये क्या कहलाएगा, ये दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी,
गोली दर्पण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गोली दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, गोली, ये रफ कर दें। अच्छा, गोली दर्पण, इसके बाद हम बात करते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। अच्छा, गोली दर्पण समझ लो बेटा क्या होता है। गोली दर्पण, गोली दर्पण तो किसी कांच का अगर एक कोई खोखला गोला है, कांच का क्या है? ग्लोब देखा है पृथ्वी का, वो अंदर से खोखला होता नहीं है। अगर उसी आकृति का क्या बेटा हो? कांच हो। उसी आकृति का क्या हो? कांच हो। और इसका क्या कर लिया जाए? इतना हिस्सा काट लिया जाए। इसका क्या कर लिया जाए? काट लिया जाए इतना हिस्सा। तो और इस पर क्या कर दी जाए? एक तरफ पॉलिश लगा दी जाए। तो बेटा गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? गोली दर्पण किसे कहते हैं? खोखले गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? जो खोखले गोले का कटा हुआ पार्ट होता है उसे ही गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर बेटा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। नंबर 2 पे होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण देखो क्या होता है। आपको ये जो सिरे दिख रहे हैं, ये भाग दिख रहा है गोली खोखले गोले का, तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक सिरा क्या है? उभरा हुआ है। एक सिरा क्या है? दबा हुआ है अंदर की तरफ, है ना। यदि उभरे हुए सिरे पे पालिश हो, किस सिरे पे पालिश हो? उभरे हुए सिरे पे पालिश हो, तो ये क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? तो इस दर्पण को क्या नाम दिया गया है? अवतल दर्पण। ये दर्पण जो बेटा होगा अवतल दर्पण। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें उत्तल दर्पण की। यदि बेटा दबे हुए सिरे पे पालिश कर दी जाए, किस पे पालिश कर दी जाए? दबे हुए सिरे पे पालिश कर दी जाए, तो ये क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण बन जाता है। तो अवतल दर्पण की डिफिनेशन क्या होती है? यदि उभरे हुए सिरे पे पालिश हो तो अवतल दर्पण, और यदि दबे हुए तल पर पालिश हो तो वो एक डिफिनेशन और इसकी है। देखो, ये जो तल होता है, ये जिधर पालिश नहीं होती, वो क्या कहलाता है? परावर्तक तल कहलाता है। कौन सा तल कहलाता है? ये तल जो है परावर्तक तल कहलाता है। जिधर पालिश नहीं होती है वो तल कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। कौन सा तल होता है? परावर्तक तल कहलाता है। अच्छा, आप अवतल दर्पण की दूसरी डिफिनीशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? यदि परावर्तक तल कैसा हो? दबा हुआ हो। परावर्तक तल कैसा हो? तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। यदि आगे इसमें इधर परावर्तक तल है, इसमें इधर है और इसमें इधर है परावर्तक तल, उभरे हुए सिर्फ। उत्तल दर्पण की दूसरी जो डिफिनीशन है, यदि कह सकते हो आप, यदि परावर्तक तल कैसा हो? उभरा हुआ हो। परावर्तक तल कैसा हो? तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत इसमें? बताओ भाई, कोई दिक्कत? जैसे ये बुक है, हम लेते हैं, जैसे ये बुक है, देखो ये बुक है, इसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा कि ये उभरा हुआ सिरा है, ये कैसा है? अंदर की तरफ दबा हुआ। जो निचला है अंदर, ये अंदर वाला सिरा कैसा है? दबा हुआ। और ये बाहर वाला सिरा कैसा है? उभरा हुआ है। अगर इस उभरे हुए सिरे पे पालिश कर दी जाए तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। यदि उभरा हुआ सिरा ऐसे ही छोड़ दिया जाए, दबे हुए तल पर पालिश कर दी जाए, तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे
जो जो हेडिंग आपको इसके आगे पढ़नी है उसको लिख देते हैं हम। इसके आगे आपको पढ़ना है नंबर 1 पर पढ़ना है। इसके आगे हम बात करते हैं हेडिंग, आपको पढ़ना है इसके आगे ध्रुव, ठीक है। नंबर 2 पे क्या पढ़ना है आपको? वक्रता केंद्र। नंबर 3 पे पढ़ना है वक्रता त्रिज्या। नंबर 4 पे मुख्य अक्ष। इसको हम पहले कर लेंगे, है ना, वक्रता त्रिज्या को बाद में कर देंगे। इसको नंबर 3 पे कर दो और इसको नंबर 4 पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करें 5 पे 4 हो गए, इसके बाद हम बात करें 5 पे। क्या पढ़ना है? मुख्य फोकस। इसके बाद पढ़ना है फोकस दूरी। इतनी सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब हम बात करें ध्रुव किसे कहते हैं। अच्छा, सबने दर्पण पढ़ा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सबने पढ़ा ना, समझ में आया? अच्छा, जो ये अवतल या उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। बोलो भैया, कोई समस्या? नो सर। समझ में आया? यस सर। यहाँ तक? अच्छा, हाँ जाओ बेटा। ठीक है, समझ में आया? क्या बेटा? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद बेटा बात करते हैं वक्रता केंद्र की। किसकी बात करते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अब समझ लो वक्रता केंद्र बेटा। ये जो बिंदु होगा ये तो मैंने बता दिया, इसे क्या लिखते हैं? पी से ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? समझो, आपने एक कांच का खोखला गोला लिया था, कांच का खोखला गोला, और आपको पता है प्रत्येक गोले का क्या होता है? एक केंद्र होता है। तो हम वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं। और आपने क्या बनाया था? एक ये गोलीय दर्पण बनाया था। बनाया तो नहीं बनाया था? इधर पॉलिश कर दी थी। अच्छा, अब ये जो गोलीय दर्पण बना हुआ है, आपने जो बनाया है, ये इसी का तो पार्ट था। किसका? खोखले गोले का। तो भैया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन ये होगी, इस खोखले गोले का जो केंद्र है, इस खोखले गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? पी। लगभग क्या होता है? पी। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र समझ में आ गया ना? वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो भैया देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो कहाँ से गुजरे और ध्रुव से होकर जाए उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ध्यान नहीं दे रहे हो इधर, ठीक है। और जब सुनेंगे, अगर नहीं सुना पाए तो रूल चलेगी, ठीक है, डंडा चलेगा, ठीक है। इसलिए समझा रहे हैं, समझ लो। जहाँ ना समझ में आए तुरंत क्या करो?
पूछो कि ये सर नहीं समझ में आया, ठीक है, तुरंत पूछो कि सर ये नहीं समझ में आया, इसको दोबारा बता दीजिए, ठीक है, दोबारा बताएंगे। तो भैया मुख्य अक्ष किसे कहते हैं बेटा? वह काल्पनिक रेखा जो कहाँ से होकर जाए? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या नंबर 4 पे। इसकी बात करते हैं नंबर 4 पे, किसकी बात करते हैं? वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं समझ लो बेटा। दर्पण का जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यही तो है बेटा। यही, इसी दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को बच्चा किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। यानी कि वक्रता त्रिज्या की डिफिनीशन क्या होती है बेटा? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या किससे? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य फोकस। किसकी बात करते हैं? मुख्य फोकस की। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मुख्य फोकस की। चलो बात करते हैं। देखो बेटा, मुख्य फोकस की देख लो, इसको रफ कर देते हैं ताकि मुख्य फोकस की बात करते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। गुड, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लेते हैं क्या है? P है, ध्रुव इसका मध्य बिंदु, और इधर क्या है? वक्रता केंद्र C है। और ये रेखा कौन सी है? मुख्य अक्ष। इधर तो डैश डैश कर देते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष है। इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, होकर जाने वाली, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक है। अब ये कौन सी रेखा है? लिख देते हैं मुख्य अक्ष। देखो बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ जा रही हो? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो। अब समांतर किसे कहते हैं समझ लो। ऐसी दो रेखाएं जिनको आप कितना भी बड़ा हो एक दूसरे को कभी ना काटें, वो क्या कहलाती हैं? एक दूसरे क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो उसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यहाँ दर्पण है, दर्पण से क्या होगी? टकराएगी। तो यहाँ पर परावर्तित होने के पश्चात, यहाँ पे टकराएगी तो वापस होगी, यानी परावर्तित होगी। परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु से होकर जाती है, परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत? उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले दिन पढ़ा देंगे बाकी आगे का, ठीक है।